नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो शबनम की जो न्यूज़ चल रही है उसके बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की जिस शबनम को फांसी होनी है उसका बच्चा राष्ट्रपति से फांसी की सजा कम करने की अपील कर रहा है। शबनम बिन ब्याहे गर्भवती थी। घर वाले नाराज थे तो उसने माँ बाप समेत परिवार के 7 लोगों का कत्ल कर दिया। ये घटना है 2008 की। आपको बता दें कि 15 अप्रैल 2008 को अमरोहा का एक गांव है बामनखेड़ी, वहाँ की रहने वाली हैं शबनम। शबनम ने अपने प्रेमी सलीम की मदद से प्रेम संबंध में बाधा बने उसके माता पिता, 2 भाई, भाभी, मौसी की लड़की और 7 माह के एक छोटे से भतीजे की कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद शबनम को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी सजा बरकरार रखी और अब राष्ट्रपति ने भी शबनम की दया याचिका को खारिज कर दिया है। भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 72। उसमें राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति दी गई है जो कि किसी अपराध के मामले में दोषी पाए गए। जैसे कोई किसी जघन्य अपराध के लिए किसी को मृत्युदंड दिया गया हो, या सेना के न्यायालय द्वारा किसी को दंड दिया गया हो, या किसी अपराध के लिए किसी को कोई दंड दिया गया हो। सजा को इस प्रावधान के द्वारा राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, आरोपी को आरोपों से मुक्त कर सकता है, सजा को कम कर देता है। जैसे अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया हो तो उसकी सजा को आजीवन कारावास में भी बदल सकता है। जो मृत्युदंड दिया गया है या कोई टाइम उसका दिया गया है तो उसको भी रिमिशन कर सकता है, उसकी अवधि को भी छोटा कर सकता है। इसमें राष्ट्रपति दंड के नेचर में कोई चेंज नहीं करता, उसकी अवधि को कम कर देता है। जैसे किसी को 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई है तो वह उसे 2 वर्ष कर सकता है। वो किसी की सजा को रोक भी सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मूल सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, जैसे शारीरिक अपंगता की स्थिति में, गर्भावस्था की स्थिति में रोक सकता है। राष्ट्रपति किसी दंड को, विशेषकर मृत्यु दंड को सस्पेंशन भी कर सकता है ताकि व्यक्ति क्षमा याचना के लिए अपील कर सके। भारत में बात करते हैं, भारत में मृत्युदंड देने की प्रोसेस क्या है। भारत में कहा गया है कि दुर्लभतम मामलों में मृत्युदंड दिया जाएगा, जैसे छोटी बच्चों के साथ बलात्कार और हत्या का केस हो, या किसी महिला या पुरुष की अमानवीय तरीके से हत्या की गई हो। सेशन कोर्ट में जब मुकदमे की सुनवाई होती है तो सेशन जज को फैसले में यह लिखना पड़ता है कि मामले को दुर्लभतम या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्यों माना जा रहा है, और सेशन जज द्वारा दी गई मृत्युदंड की सजा तब तक वैलिड नहीं होगी जब तक इसे हाई कोर्ट की मंजूरी ना मिल जाए। मतलब सेशन जज जो सजा दे देगा उसके बावजूद भी हाई कोर्ट से उसकी मंजूरी लेनी होगी। अब भारतीय संविधान में यह प्रोविजन है कि किसी भी अपराधी के साथ किसी भी दशा में अन्याय नहीं होना चाहिए। इसी कारण यदि किसी व्यक्ति को निचली अदालत में सजा सुनाई गई है तो उसे यह अधिकार दिया गया है कि वह व्यक्ति ऊपरी कोर्ट में जा सकता है। मतलब यह हुआ कि राज्य के हाई कोर्ट में वो अपील कर सकता है, और अगर उसे वहां भी लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा सुनाई है वह फाइनल ही रहेगी। यदि सुप्रीम कोर्ट ने किसी की मृत्युदंड की सजा दी है या निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा है तो फिर सजा में सिर्फ राष्ट्रपति ही परिवर्तन कर सकता है। चलिए अब जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने की प्रोसेस क्या है। जब भी किसी मामले में किसी अपराधी को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती है और उसकी फांसी की सजा बरकरार रहती है तो ऐसे कोई भी मामला जिसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा दी हो तो वह व्यक्ति सीधे राष्ट्रपति के दफ्तर में अपनी याचिका लिखित में भेज सकता है। राष्ट्रपति के पास दया याचिका खारिज करने का प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 72 के द्वारा दिया गया है। अब अपराधी अपने राज्य के राज्यपाल को भी दया याचिका भेज सकता है। हालांकि राज्यपाल को जो प्राप्त होने वाली याचिकाएं हैं वो सीधे गृह मंत्रालय को भेज दी जाती हैं।
यहाँ पर यह ध्यान रहे कि राज्यपाल किसी व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। अपराधी अपनी याचिकाएं अपने वकील या परिवारजन के जरिए भी भेज सकता है। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का कई मामलों में डिस्क्रिप्शन किया, उसके लिए कई सारी थ्योरीज दी हैं उन्होंने कि दया की याचिका करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं, कि वो वहां चला जाए और सीधे अपना बात रखे, वहां पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। दूसरा, राष्ट्रपति साक्ष्यों का जो भी वहाँ एविडेंस है उनका पुनः स्टडी कर सकता है, उनके पुनः अध्ययन कर सकता है, और उसका विचार न्यायालय से अलग भी हो सकता है। तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श से करेगा, मतलब जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उससे परामर्श लेकर ही करेगा। और यदि राष्ट्रपति को लगता है कि अपराधी की सामाजिक परिस्थिति इस प्रकार की है कि उसके परिवार को उसकी बहुत जरूरत है, या फिर किसी अन्य मानवीय ग्राउंड पर राष्ट्रपति सजा को कम कर सकता है। फांसी की सजा को वो उम्र कैद में भी बदल सकता है, या फिर सजा के रूप को बदल सकता है। राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्देश का पालन करना जरूरी नहीं है, और राष्ट्रपति के इस निर्णय की कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। जब क्षमा दान करना हो तो उसकी पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने किसी की रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती। भारत में अब तक कई राष्ट्रपति चुने गए और सब ने अपने अपने हिसाब से याचिकाओं का निपटारा किया है। भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी माननीय प्रतिभा देवी पाटिल जी ने, उन्होंने सबसे अधिक दया याचिकाएं स्वीकार की थी, और उन्होंने कुल 30 फांसियां माफ करने का रिकॉर्ड भी बनाया था। देश में सबसे अधिक 44 दया याचिका एक राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमण, उन्होंने सबसे ज़्यादा खारिज की थी। आर वेंकटरमण के बाद सबसे ज़्यादा दया याचिका खारिज करने वाले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं, जिन्होंने लगभग 28 दया याचिकाओं को खारिज किया था। तो किसी भी जज के लिए फांसी की सजा सुनाना आसान नहीं होता है। जब वह सजा सुना देता है तो वो अपनी कलम को तोड़ देता है। जानते हैं कलम क्यों तोड़ी जाती है? इसलिए कि इस कलम के साथ अब किसी और को वो फांसी की सजा ना दी जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फांसी की सजा सूर्योदय से पहले ही दी जाती है? इसका भी कई सारे कारण हैं। फांसी देने से पहले कुछ नियमों को पूरा करना होता है, जैसे कि अपराधी को फांसी की सजा देने से पहले नए कपड़े दिए जाते हैं, कोई धार्मिक किताब जो वो पढ़ना चाहता हो, उसके पसंद का उसे खाना खिलाया जाता है, उससे उसकी आखिरी इच्छा भी पूछी जाती है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर पूछी जाती हैं। तो अब ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर कि उसको किसी की दया याचिका को खारिज करता है कि नहीं। शबनम वाले केस में भी यही केस है कि राष्ट्रपति ने उनकी दया याचिका को खारिज कर दिया है और अब शबनम को फांसी की सजा हो गई। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि फांसी की सजा कब होगी। अब मृत्युदंड जिस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने कानून की नज़र में बहुत बड़ा कोई गंभीर अपराध किया हो। फांसी की सजा सूर्योदय से पहले 4 कारणों की वजह से दी जाती है। कानूनी कारण हो सकते हैं, प्रशासनिक कारण हो सकते हैं, कुछ नैतिक कारण हो सकते हैं और कुछ सामाजिक कारण भी हो सकते हैं। अगर हम कानूनी कारण की बात करें तो व्यक्ति को मृत्युदंड की प्रक्रिया के निष्पादन से पहले जिस जेल में रखा जाता है वहाँ पर जेल में कुछ कानूनी कार्यों को पूरा किया जाता है, जिसके लिए जेल में कुछ नियमों का पालन करना होता है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो भारत में जेलों की निगरानी और प्रबंधन का काम करता है, और जेल मैनुअल के अनुसार मृत्युदंड को देने की प्रक्रिया को दिन निकलने से पहले ही लागू करने का प्रोविज़न किया गया है। अलग अलग मौसम के हिसाब से फांसी का समय सरकार के द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार होता है। फांसी देने का समाज में गलत प्रभाव ना पड़े, इसको भी ध्यान में रखकर सूर्योदय से पहले ही फांसी दी जाती है। दूसरी तरफ सुबह के समय व्यक्ति मानसिक तौर पर कुछ हद तक तनाव मुक्त भी रहता है, और मीडिया और आम जनता भी सुबह इतनी सक्रिय नहीं होती कि जिससे किसी भी तरह का लोगों पर गलत प्रभाव पड़े। कुछ प्रशासनिक कारण भी हैं, जैसे मृत्युदंड के निष्पादन की प्रक्रिया जेल के अधिकारियों के लिए
उस दिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, जो आमतौर पर सुबह ही किया जाता है, ताकि उस दिन के दैनिक काम प्रभावित ना हो। फांसी से पहले जेल प्रशासन को कई प्रक्रियाएं भी पूरी करनी होती हैं, जैसे कि अपराधी का मेडिकल टेस्ट कराया जाता है, कई सारे रजिस्टरों में उसकी एंट्री, और कई जगह कुछ नोट्स भी देने होते हैं। वहीं फांसी के बाद अपराधी के शव की डॉक्टरों के द्वारा पुष्टि भी की जाती है, फिर उसके परिवार वालों को सौंप दिया जाता है, जिसमें काफ़ी समय लगता है। कुछ नैतिक कारण भी ऐसे हैं कि जैसे ऐसा माना जाता है कि जिसे फांसी की सजा दी जाती है, उसको पूरे दिन अपनी मौत का इंतजार ना करना पड़े, उसके दिमाग पर इसका गहरा असर ना हो, इसलिए सूर्योदय से पहले ही फांसी दे दी जाती है। आखिर मौत का इंतजार आसान नहीं होता है। अपराधी को मृत्युदंड मिला है ना कि मानसिक तौर पर पीड़ा देने का। अपराधी को इस प्रक्रिया के कुछ घंटे पहले ही उठाया जाता है, ताकि वो अपने नियमित शारीरिक काम कर सके। यदि कोई प्रार्थना हो तो वो प्रार्थना कर सके। उसके बाद फिर उसे फांसी पर ले जाया जाता है। व्यक्ति के परिवारजनों को भी पर्याप्त समय मिल जाता है, और सबको अपने घर ले जाने का और अंतिम संस्कार करने का भी समय मिल जाता है। इसलिए सूर्योदय से पहले फांसी देने का एक एक चलन है, वो इन कारणों की वजह से। अब शबनम की फांसी की बात करते हैं तो बस उसमें से तारीख को ही तय रहना रह गया है, और उसी के साथ देश में पहली महिला को दी जाने वाली फांसी का अध्याय भी इतिहास के पन्नों में जुड़ जाएगा। इस फांसी में कितना वक्त लगेगा यह तो अभी तय नहीं है, लेकिन जेल मैनुअल के मुताबिक कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें महिलाओं को फांसी से बख्शा जा सकता है। जैसे किसी महिला को फांसी हुई हो, ऐसा मामला अभी तक कोई भी संज्ञान में नहीं है। क्योंकि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी महिला की फांसी की सजा को बरकरार रखा है, तो इस पर चर्चा होनी शुरू हो गई कि फांसी कब दी जानी है। यह तो डेथ वारंट जारी होने के बाद ही पता लगेगा। जेल के मैनुअल के मुताबिक महिलाओं को 3 वजहों से फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता। पहला जो वजह है कि अगर महिला गर्भवती है तो उसे फांसी नहीं दी जाती है। इसके अलावा अगर कोई महिला किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित है जो लाइलाज है, और उसका ताउम्र इलाज चलना है, और साथ ही वह बीमारी दुर्लभ भी है, तो ऐसे मामलों में भी महिला को फांसी नहीं हो सकती है। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति उसकी दया याचिका पर विचार करते हुए मान भी ले, तो भी फांसी नहीं दी जा सकती है। 1980 के दशक में एक पारिवारिक हत्या के मामले में एक महिला समेत एक अन्य परिवारजन को फांसी की सजा निचली अदालत ने सुनाई थी, लेकिन बाद में उसे शीर्ष अदालत ने या सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया था। वे कहते हैं कि महिला और पुरुषों को फांसी देने के लिए कोई विशेष प्रकार के अलग बंदोबस्त नहीं करने होते हैं, और ना ही फांसी घर की अलग व्यवस्था का कोई प्रोविजन है, और ना ही किसी अन्य तरह से कोई छूट। ठीक उसी पैटर्न पर फांसी दिए जाने की व्यवस्था है जैसे पुरुषों को फांसी दी जाती है। क्योंकि ये पहला मामला है, किसी महिला को फांसी दी जा रही है, तो तमाम तरह के मैनुअल और अन्य तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। शबनम ने एक और दया याचिका उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को भी दी है। ऐसे में कानून के कई सारे जानकार हैं, उनका कहना है कि अब इस मामले में डेथ वारंट तब तक जारी नहीं किया जा सकता जब तक कि राज्यपाल की तरफ से कोई फैसला ना आ जाए। मथुरा जेल में ही शबनम को फांसी दी जानी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल में महिलाओं को फांसी का प्रोविजन सिर्फ मथुरा जेल में ही मौजूद है। ऐसे में अब इस जेल में फांसी दिए जाने की तैयारियों की व्यवस्था की जा रही है। 7 खून किए हैं शबनम ने। तो शबनम सलीम के मामले में अमरोहा जिला जज के द्वारा केस की अंतिम रिपोर्ट के लिए 23 फरवरी की तारीख तय की गई थी, और इसी दिन डीजीसी अपनी रिपोर्ट जिला जज को भी सौंपेंगे, जिसमें वह बताएंगे कि शबनम और सलीम केस में अदालत के फांसी के फैसले के खिलाफ कोई अपील लंबित है या नहीं। इसके बाद ही जिला जज द्वारा डेथ वारंट जारी किया जाएगा या इसके संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि शबनम के केस के बारे में और उनकी दया याचिका के बारे में ये जानकारी आपको आपकी समझ के दायरे को काफ़ी बढ़ाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद भी आएगी। अगर आपको पसंद आई
तो इसे आगे शेयर भी करें और लाइक भी करें। नमस्कार, जय हिंद।